बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बहुत अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। ईरान चाहता क्या है? हूसी बागी अगर बाबुल मंदब बंद करेंगे तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? रॉयटर्स की एक खबर है जिसके अंदर वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मरहला होगा, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब के हवाले से किसी कंप्रोमाइज़ का मुजाहरा नहीं करेगा। सूरत हाल बनेगी क्या? बात करेंगे इस पर, और ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी और वजारतों में तब्दीली। ये दो खबरें इस्लामाबाद में बहुत बाज़गश्त कर रही हैं। इन दो खबरों में हकीकत क्या है, तबसरा क्या है, तजिया क्या है? मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार राना आमिर इलियास साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के साथ में ज्वाइन किया। रऊफ़ क्लासा साहब ने, क्लासा साहब आपका भी शुक्रिया, आप स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। छुट्टी के दिन भी आपने हमारी खातिर जो है वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। आपकी इजाज़त से क्लासा साहब, मैं ज़रा राना साहब से ओपनिंग करवा लेता हूँ, फिर आप सामने ही हैं, तो जब सिंगल लेंगे तो फिर आपकी तरफ आ जाएंगे। राना साहब, बाबुल मंदब बंद कर दें, पाकिस्तान बड़ा कहता है कि रेड लाइन है। रॉयटर्स की भी ये खबर है, रॉयटर्स कहता है कि जी अगर बाबुल मंदब बंद किया गया तो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर सकता है, और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं से ईरान को भी बता दिया है। सर, इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है, अगर उसका मजमूई एक जायजा पेश किया जाए तो राना साहब क्या नजर आती है? मुझे जरूर आप रेफरेंस देने दीजिएगा कि जो गुज़िश्ता रोज दफ्तर खारजा ने कहा कि जी पाकिस्तान सालिसी की वैसे ही कोशिशें कर रहा है कि जैसे पहले थी। हालांकि खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान कह रहा है लड़ लो फिर बताना जब बात करनी हो। नहीं, देखिए, दो तीन चीजें आपने पूछी। अब आप सालसी पे पहले आ जाएं। सालसी पे पाकिस्तान ने तो इनकार नहीं किया। पाकिस्तान ने तो बड़ा खुल्लम खुला इजहार भी किया, कोशिश भी की और कामयाब भी हुआ। अब ये मसला है कि ये जो तालिबान की तरह के, आपको पता है कि खुद ये पासदाराने इनकलाब है, मतलब इन दोनों में मुमासलत ये है कि इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है। वो जो मर्जी कर लें। अब ये जितना अच्छा मुआहदा था कि सवाए सदर ट्रंप के पास ये कहने के कि मैंने ईरान को एटमी प्रोग्राम से रोक दिया है, उनके पल्ले कुछ नहीं था सिवाय जितने पॉइंट थे वो ईरान के हक में थे। लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी बात। उन्होंने देखा कि आयतुल्ला का इतना बड़ा जनाजा हो गया, सब कुछ हो गया। भाई, लोग आपके खिलाफ हैं, इनकलाब के लोगों ने ईरानी हमीयत और गैरत और असबियत में जाके आपका साथ दिया था कि जो अजमी होने की उनकी असबियत है वो जागी थी कि अपने ईरान के खिलाफ तो नहीं जाना। अब आप बेहतरी कराते, आपने जो कुछ अमेरिका ने किया। अच्छा, अमेरिका और इसराइल से आप क्या तवक्को करते हैं? वो डिजास्टर के अलावा क्या कर सकते हैं? तो पाकिस्तान का आपको याद होना चाहिए, हमने कई दफा ये बात कही कि जब एक ही ऑयल फैसिलिटी पे, जिसको ये कह के उस पे हमला किया था कि ये जी अमेरिकन इसमें साथ है, और उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान को समझाया था कि हम आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सऊदी अरब पे हमला करें। हम आपको बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि हमारा उनके साथ दिफाई मुआहदा है, और फिर हम अगर कोई एक्शन लेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मोहम्मद बिन सलमान को भी ये बात बताई कि हमने अमेरिका को इसको ईरान को समझाया है, तो आप भी जज्बाती ना हो। वो भी रुक गए, ईरानी भी रुक गए, और ये सारा मामला पाकिस्तान ने दर पर्दा, पसे पर्दा पूरी सऊदी हमायत के साथ ये एमओयू करवाया। इसमें यह नहीं था कि पाकिस्तान कोई अकेला क्रेडिट ले रहा था। पाकिस्तान हमेशा यही कह रहा था कि मिस्र भी है, तुर्किया भी है, सऊदी अरब भी है, और बाद में कतर को तो हम सामने भी ले आए। अच्छा, अब ऐसी ही सिचुएशन में जो अब हम पड़े हैं, तो मैं तो ये तो मैसेजेस लोगों को जिनको गए होंगे, मैं तो उस मैसेज की बात कर रहा हूं जो ईरान को पहले पाकिस्तान की तरफ से दिया जा चुका हुआ है कि हमारा दिफाई मुआहदा है कि अगर उस पर हमला होगा तो वो हम पे हमला होगा, तो जहन में रखिएगा। उसी बुनियाद पे इनकी धमकी के साथ ही मैंने कल से ये कहना शुरू किया कि भाई क्लियर कर लें अपने आप को कि वो सऊदियों से लड़ाई लड़ रहे थे पहले होती, और बैकिंग बाई ईरान थी। तो अब वहां पाकिस्तान को वो पाएंगे, और हम फिर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको। जो थोड़ी बहुत कसर रहती है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो यूएई के शिप पे हमला हुआ था सऊदीया की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसमें असला आ रहा था, आपको अंदाजा होना चाहिए कि सऊदी अरब के समुंदर के दूसरी तरफ भी यूएई की वो कोशिश थी जिससे इसराइल आके बैठ जाता। क्योंकि यूएई और इसराइल के तो सिफारती ताल्लुकात हैं, हमें उस पर कोई मसला नहीं है, किसी भी मुल्क के हो सकते हैं, वो तो टर्की के भी हैं, हम तो किसी पे एतराज नहीं करते। लेकिन हमने सऊदी अरब ने इतनी जरूरत ऐसे नहीं करनी थी। ये तो होती तो पहले भी बैठे थे ना, बाकी कर रहे थे, तो उसका शिप क्यों उड़ाया था? इसीलिए उड़ाया था कि हम साथ खड़े हैं। और अब भी हमें पता है कि ये हमारा एक दिफाई मुआहदा है, और दूसरे हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी अगर वहां से भी तेल नहीं चलेगा, वहां से भी कोई रास्ता, पेट्रोलियम मसनूआत नहीं आएंगी। जहां गल्फ ने बैठना है तो वो तो बहुत बाद की बात है, पहले हम बैठेंगे ना। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है सर, गल्फ ऊपर से हम ऑयल फैसिलिटी के लिए भी गए हैं, वो सऊदी अरब हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है।
नहीं, तो हम तो हमेशा से उनके साथ, वो हमारे साथ। तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि हम ईरान को कहें। अब ईरान का मसला ये है कि वो कहीं शाम में जाके मार रहा है मिसाइल। अच्छा भाई, आपके पड़ोस में बैठे हुए हैं ईरानी अमेरिकी शिप्स, आप उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? आप सारे अरब ममालिक के उन अड्डों पे जा रहे हैं जहां पे नाम ये है कि जी अरब ममालिक है। और इराक़ी का मैं पढ़ रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तो पहले से अपने कमांडर्स को कहा हुआ है, अगर इक्का दुक्का दाएं बाएं भी नुकसान हो जाता है तो जंग में ऐसा होता है। भाई आप इसराइल पे हमला नहीं कर रहे, जिन्होंने आपकी लिए हमला किया, आपकी तमाम असैसिनेशन की पूरी क़यादत की, फौजी, एटमी और सियासी क़यादत सारी उड़ा दी, इनकलाबी क़यादत भी उड़ाई। तो ये सारा गुस्सा इधर है। जिस तरह हमास ने किया जो इसराइल पे हमला, मैं उस दिन से ये सवाल उठा रहा हूं कि भाई उसकी हिमायत सिर्फ ईरान की तरफ से पब्लिकली आई थी। तो ये जो 80,000 फलस्तीनी शहीद हुए, इनका खून किसके सर पे होगा? कौन इनकी हिमायत कर रहा था? हमास ने क्या लिया एक हमला करने के बाद? उनके पास बैकअप प्लान क्या था? फर्दर फॉलो अप क्या था? कुछ आया सिवाय इसके कि 80,000 लोग गजा में शहीद हो गए और वहां पे वो कोई अमेरिकी सदर कहते हैं जनाब मैं होटल बना दूंगा, स्ट्रिप ठीक कर दूंगा, मतलब उसको वो वाइन स्ट्रिप बनाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते थे? मतलब आप ये देखें कि ये अमेरिका जो कुछ कर रहा है, ईरान की प्रॉक्सीज ने क्या किया है सिवाय अपने मुसलमान ममालिक को खराब कराने के। मिस्र और उर्दन ने वो नहीं ले सके, वहां से महाजिर बच्चा नहीं ले सके, मेडिकल ग्राउंड पे कोई जख्मी नहीं ले सके, खुराक नहीं दे सके जब तक कि इसराइल ने इजाजत ना दी। यही दोनों बॉर्डर पे बैठे हैं ना, वहां पे कुछ नहीं हो सका। तो अब तो ये वक्त था कि ईरान के लिए सऊदी अरब भी रितबुल-ए-शान था, गल्फ स्टेट को तकरीबन सारी मान गई थी, 15 जो नुकाती MOU हुआ, और इनके लिए सत्ते खैरा थी, पैसे भी मिल रहे थे, तजारत की भी इजाजत हो गई थी, तो अच्छे अंदाज से काम करते। वो जो ठीक है, शरारत तो इसराइल करेगा, वो तो जेडी वैंस भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हर तरह से कर रहा है। भाई आपको थोड़ा बहुत ये क्या जरूरत है कि आप 0.5 लेके खड़े हो जाएंगे? जी नहीं, तुम ओमान से भी नहीं जाओगे। भाई इंटरनेशनल समुद्र कोई यहीं से चला जाए, आपकी बारूदी सुरंगढ़ से टकराएगा तो आप ये कह सकेंगे कि भाई हमने आपको कहा था आप हमारे रास्ते के अलावा ना जाएं। तो उनकी जिम्मेदारी होती है ना। आप ड्रोन मारने लगे तजारती जहाजों पे। ठीक हो गया। क्लासा साहब, अल जजीरा का एक इंटरव्यू है जिसका हवाला भी जो है वो राना साहब ने भी दिया, जिसमें अब्बास इराक़ची कहते हैं कि जी हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया था और जो है वो कमांड्स अपने तौर पे चल रही हैं। सर क्या फौजें ऐसे चलती हैं? ये वार लॉर्ड्स हैं, क्या क्या वहाँ पर है? और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि क्या अब्बास इराक़ची, बाकर कालिबाफ और ये मसूद पज़ेशियान, इन तीनों के पास अब ये अथॉरिटी है कि वो इन कमांड्स को रोक सकें कि जो खुद से अमल कर रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। वैसे तो मैं कहूँगा राना साहब ने, वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बड़ी उन्होंने बोल्डली जो है वो बातें कह दी हैं जो बहुत सारे लोग शायद कहते हुए वो सेंसिटिविटीज़ को वो जहन में रखते हुए नहीं कहते। लेकिन मेरा ख्याल राना साहब ने बड़ा एक अच्छा एनालिसिस किया है और बहुत लॉजिकल बातें की हैं जो हमारे मतलब ईरानियन दोस्तों को देखनी चाहिए थी। पूरे पाकिस्तान की उनके साथ सिंपैथी रही हैं, अभी भी हैं, लेकिन एक स्टेज आती होती है जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। मतलब इवन अपने मफाद में रुकना पड़ता है। हमें छोड़ दें, हमारा मफाद ना देखें, दुनिया का ना देखें, लेकिन सम टाइम आपने अपनी कोई थोड़ी सी कोई सोल सर्चिंग भी करनी होती है, कहीं पे फुल स्टॉप लगाना होता है। आपने कोई सालों तक कोई जंगें नहीं लड़नी होती, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो गया। एक ही दिन में आपकी उन्होंने 40 के करीब टॉप लीडरशिप जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दी, बम्बार्डमेंट की, 45 हज़ार से ज़्यादा अटैक्स किए। अभी हम देख रहे हैं एक हफ्ते से मुसलसल वो बेचारे ईरानियन पे उन पे अटैक्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं। आपने बहुत सारी आपकी जानें ज़ाय गई हैं। आपके वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे थे, एक मतलब कहने को तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि डिफाई कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। अब लेकिन साथ में जो आपके अपने लोग होते हैं जो इस वही वाली बात जो राना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये समझ लेना, जो कि उन्होंने इसराइली ने, उन प्राइम मिनिस्टर ने उनको बताया भी था, जो ओवल ऑफिस में जो ब्रीफिंग हुई थी इनकी, इन्होंने दी थी वहाँ पर, इनको ट्रंप को दी थी, जो उसकी आपने स्टोरी यकीनन पढ़ी होगी, जो उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में आई थी, जो आके नेतन्याहू ने ब्रीफ किया था इनको 11 मेरा ख्याल फरवरी थी कि बस ये 3 दिन की बात है, हम जाएंगे और एलिमिनेट कर देंगे और ये पूरी लीडरशिप बदल जाएगी और ईरानी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे। और जेडी वैंस खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद ही ये नहीं था ये। अच्छा मजे की बात सुना, जेडी वैंस की बात उन्होंने राना साहब ने बड़ी उन्होंने की, आप भी कह रहे हैं। जेडी वैंस को ये उस दिन ब्रीफिंग रखी गई है वहाँ पे ओवल ऑफिस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिस दिन जेडी वैंस जो है वो अमेरिका में नहीं थे, बाकायदा शेड्यूल देखा गया कि इस दिन इसको नहीं होना चाहिए। अमेरिका अजरबैजान गए हुए थे, टूर पे गए हुए थे, क्यों कि वो वहाँ पे इसके खिलाफ थे फ्रॉम डे 1 के हमें ये जंग नहीं लड़नी चाहिए। जेडी वैंस वाज मतलब वन ऑफ वेरी वोकल वन। तो लिहाजा नेतन्याहू ने कहा कि इसको मीटिंग में नहीं होना चाहिए, ब्रीफिंग में ये होना हो कि ये फिर सदर ट्रंप को किसी और साइड पे लेकर जाए। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तो ये भी स्टोरी थी, अब बात चल पड़ी है थोड़ी सी
मेरा ख्याल बतानी ज़रूरी है, अगर जो आप लोगों ने सामने पढ़ी या सुनी भी होगी, इसको रिवाइज कर लेते हैं। इवन जो CIA चीफ था उनका, इवन उनके जो ये मतलब सेंटकॉम के चीफ थे, इवन मार्क रूबियो वगैरह दीगर, वो लोग भी इतने कन्विंस नहीं थे। वो कहते सिर्फ ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं इनके, जो उनके फॉर्मर एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, वो जोश हो उसमें थे। बाकी कोई उसमें कमरे में वो कैल नहीं था कि हमें जाना चाहिए। बाद में आपने सुना भी होगा कि सब ने कहा जनाब कि ये इस तरह के प्लान तो माजी में अर्ली 90s के बाद कई दफ़ा ये नेतन्याहू साहब लेकर आते रहे हैं और हर सदर उसको शूट डाउन करते रहे। खैर वो जो भी हुआ, अब सवाल ये है कि आपकी एक पॉलिटिकल क़यादत ने, मैं समझता हूँ ईरानियंस ने, ये जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके स्पीकर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा वाइजली अपनी कौम भी बचाओ, अपना मुल्क भी बचाओ, अपने एसेट भी बचाओ। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी डील की थी। जो होना था, जो नुकसान होना था वो हो चुका था, वो वापस नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने एसेट्स वापस ले रहे थे, बताया जो बिलियंस ऑफ डॉलर दूसरे मुल्कों में पड़े हुए थे, वो तिजारती पाबंदियां आपसे हट रही थी। आपके साथ इवन अमेरिकन कह रहे थे कि हम इनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखना चाहते हैं। मिडल ईस्ट आपके लिए दोबारा खुल रहा था, दुनिया दोबारा खुल रही थी, आपने आना था, हमने, मतलब मेरा बड़ा शौक है और भी दुनिया के लोगों को होगा, ईरान में जाएं, मिलें, मतलब एक नॉर्मल उसके साथ आप वापस हैं। अपनी आपकी नस्लों ने 50 साल, बड़ा टाइम होता है कि आपकी नस्लों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े उन्होंने सख्तियाँ दुनिया की भी देखी हैं, मुश्किलें देखी हैं, वो खुराक की देखी हैं, दवाइयों की, बाकी भी बहुत सारे इशू। आपने रेजिस्टेंस किया, डिफाई किया, जो भी किया, अपने लिए किया, कौम के लिए किया। एक स्टेज पे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने भेजा कि वो यहाँ पे भी है, जनीवा में भी गए, वो साइन भी हो गए, सब कुछ हो गए। उसके बाद वॉल लॉर्ड्स की तरह एक्ट करना, अफगानिस्तान में जो कुछ हमने देखा पिछले ये 50 सालों में कि हर एक ने अपनी अपनी अगर प्रिंसिपैलिटी बना ली, अपनी अपनी जगीर बना ली, अपना अपना इलाका ले लिया, और फिर जो तबाही हुई, बर्बादी हुई, उसको सफ़र किसने किया? वो अफगान वो लोगों ने किया कि उनको तकलीफ हुई है। जो बात अभी ये कह रहे थे कि फिर उसमें ईरानियन लोगों को तकलीफ हो रही है, अफगानी हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनकी फैमिली देख के हमें तकलीफ होती है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे, उनके बच्चों को तकलीफ में देखे। अब आपने ये फायरिंग शुरू कर दी है। जब आपको मुआहदा हो गया, आपने क्या मैसेज दिया है कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, सदर हो, हमारा स्पीकर हो, वजीर खारजा, ये हमारे मैटर नहीं करते। ये बड़ा डेंजरस आपने मैसेज भेजा। अगर मुझसे पूछे दुनिया फिर किससे बात करेगी? अगर आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को अब मतलब इज्जत नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, उनके लिखे को, उनके साइन को आप ही उनको डिफाई करेंगे, तो फिर तो अमेरिकन के लिए रास्ता खोला है आपने। और अमेरिकन या इसराइल, मैं ये समझता हूँ ये मौका ढूंढ रहे थे बड़े अरसे से, पिछले 50 साल से। ये मौका नहीं देना चाहिए था। जो वही वाली बात, हमास वाली बात की है, 7 अक्टूबर का हमला हुआ है, कि वहां से उनका ख्याल था कि प्रॉक्सीज के जरिए हम अंगेज कर लेंगे, चीजें हो जाएगी, जंग जो है ये हमारे घर पे नहीं आएगी। लिहाजा ये ईरान की असम्पशन थी कि जंग जो है प्रॉक्सीज के जरिए वहीं पे रहेगी, मिडिल ईस्ट में रहेगी, हमारे घर पे नहीं आएगी। अल्टीमेटली आई, और बहुत बड़ी कीमत ईरान के लोगों ने दी, लीडरशिप ने दी। अब आप फिर वही, मेरा ख्याल है, जो कुछ वो खुद कह रहे हैं, आप और मैं तो नहीं कह रहे, अगर रोग एलिमेंट ये काम कर रहे हैं कि IRG के कुछ जो है अपनी तरफ से उन्होंने एक बना लिया है, फोर्स बना ली है, जो आपकी जो मतलब जो कमांड है, सेंट्रल कमांड है, मतलब तो ये कि कुछ भी नहीं होगा, अब ईरान में कोई चीज चल ही नहीं सकती। सर नुकसान होगा, ये इसे कुछ नहीं नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, हो रहा है 7-8 दिनों से जो अमेरिकन बम्बार्डमेंट चल रही है। और अगली बात, अमेरिकन की अगर हिस्ट्री जहन में रखें, ठीक है, मतलब हम सब कह रहे हैं ईरानियन जो है वो जीत गए हैं, ईरानियन ने डिफाई किया है। ये अमेरिकन का स्टाइल है, वो जिन मुल्कों पे वो अटैक करते हैं उनको इतनी आज़ादी देते हैं कि तुसी कह लो कि हाँ जी असि जीत गए। मैं 3-4 मिसालें भी दे सकता हूँ। वियतनाम में बेशक वो लाख आप कहते रहे जनाब कि वियतनाम में शिकस्त होगी, हाँ जी होगी, लेकिन उन्होंने तबाही की, बर्बादी जो भी की। उन्होंने जापान पे बम मारे, सर लाखों लोग मारे गए, सर आपके सामने है सर। उन्होंने इस मामले में वो नहीं देखते, उनके लिए अपनी प्रेस्टीज जो है ना वो अहम है, सुपर पावर। ऐसे अफगानिस्तान में है, ऐसे इराक में गए, लिबिया देखें, मिडल ईस्ट, वो वहाँ पे वो किसी ही कीमत पे वो बड़ा नुकसान करने की वो सलाहियत रखते हैं। आखिर पे क्या कहते हैं, चले जी आप कह लें जी हम जीत गए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अफगानिस्तान में ये को 20 साल रहे यहाँ पे, जाते हुए कहा जी हमें शिकस्त होगा, हम इसमें खुश हो गए। सो ईरानियंस को भी उन्होंने अगर पॉलिटिकल लीडरशिप जो बची है वो इसलिए उन्होंने बचाई है कि इनके साथ बैठ के हम बातचीत करें। और मैं समझता हूँ ईरानियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़ा वाइजली, तीनों ने, मैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनके प्रेसिडेंट को, उनके फॉरेन ये मिनिस्टर को, और उनके ये पॉलिटिकल अप्रोच होती है। अब वो सियासी लोग हैं, उन्होंने सियासी हल निकाला है। ये गन और बंदूक वाले लोग हैं, क्योंकि एक तरह की मिलिट्री है उनकी, एक तरह का उनका वो है, वो चाहते हैं नहीं हम फाइट करेंगे। तो बहरहाल ये इससे मेरा नहीं ख्याल है कि ईरानियंस को कोई फायदा होने वाला है, इससे बड़ा नुकसान ही होगा इससे जो कुछ हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है आमिर इलियास, राना साहब और रऊफ क्लासा साहब। राना साहब जरा कुछ सियासी मामलात की तरफ भी आ जाए सर। ईरान तो अब जाहिर है कि जंग खत्म करने के चक्कर में ही नहीं है, पता नहीं इसका आगे क्या बनेगा। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में अब मौलाना फजलुर रहमान बड़े डिस्कशन हैं 3-4 दिन से, और ये मामला ठंडा नहीं हो रहा क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि वो कोई नदामत का इजहार करे या कोई अफसोस का इजहार करे। बात तो उन्होंने गलत की, उनको एहसास जरूर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो खामोश नहीं हो रहे। अभी भी कुछ देर पहले भी एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर से, जो आप उनकी खबर देख ले तो उनकी पार्टी उनके बैक के ऊपर खड़ी हो गई है। ये कितना गैर मामूली है? ये किसी इशारे के बगैर इशारा किसका है? ये भी एक सवाल है आपसे। हाँ जी, देखिए मैंने ना पहले दिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुझसे बात हुई ना, तो मैंने ये कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान नॉर्मली इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करते। तो मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं, बात कर लेते हैं। आज मैं तीसरा नाम बिलावल का भी कर लेता हूँ, जो चले भी गए, कश्मीर के ऊपर भी बात कर रहे हैं, इनके साथ बात होनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतनी शिद्दत के साथ हो चुकी हुई है इनके खिलाफ, और 5-6 दिन में मामला बहुत बिगड़ा है, बना नहीं है। और हम जब आप प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर रहे थे तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि बलूचिस्तान का जैसे इशू है ना, तो वहाँ मीर गफरुल्लाह खान जमाली जब वजीर आजम थे, उनसे पूछा करते थे कि आप चले जाते हैं नवाब भुट्टो के पास, वजीर आजम के पास, उनको आना चाहिए, पैसे भी शायद दे के आते हैं। तो कहेंगे बेटा हम क्या करें, जनरल मुशर्रफ ने वायदा किया था एज चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का, वो एक प्रो पाकिस्तानी सरदार है और पूरे बलूचिस्तान को ये जो बोने सरदार है इनको काबू रखता है। अगर इसके साथ कोई दूसरा काम कर दिया तो बलूचिस्तान आपके काबू में नहीं रहेगा। तो जब वो चले गए तो शौकत अजीज साहब आ गए, आपको पता, फिर ऑपरेशन हुआ, भुट्टो साहब की असैसिनेशन होगी। तो क्या आपके साथ बलूचिस्तान की वो रह गई बातचीत जो पहले भी ठीक नहीं थी, वो मजीद बिगड़ गई आज हालात में। वो अगले कल मैं देख रहा था, बड़े हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एम्बेसडर्स सैयद कलीम इमाम साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है कि जब मैं बलूचिस्तान में ASP था ज़ियारत में, और हमें बातचीत को मौका देना चाहिए। मैं उनको IG इस्लामाबाद के तौर पे भी जानता हूँ, जमाली साहब के दौर में वो SSP थे, वो किन के लिए काम करते हैं हमें सबको पता है। मतलब हम ये सारे ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद इन सबको ख्याल आता है, एम्बेसडर्स को भी बाद में ख्याल आता है मशवरे देने का, लेकिन जब ये बैठे होते हैं तो जरा लेटर लाएं इन्होंने क्या लिखे थे, कहानियां क्या की थी। तो बलूचिस्तान में बिल्कुल नो डाउट क्या हर जगह पे बातचीत की जरूरत है। तो आज भी मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ी आवाज है, उनसे गलती हुई है या जो कुछ भी किया, गलती उससे बिल्कुल ये हुई है कि वो शहदा का उन्होंने हवाला दिया जो उनको नहीं देना चाहिए था, उन्हें रुजू करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत एकदम खत्म करके तू तड़ाक पे आ जाए। हमारे यहाँ भी सेन एलिमेंट सारे मौजूद हैं, दोनों तरफ होते हैं। बातचीत करनी चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। उनकी ग्रीवेंसेस क्या है, मतलब बहुत सारे लोग तो गालियां दे रहे हैं कि जी उनको तो वजारतें चाहिए। अब उनकी करप्शन के केस आ गए जो हर दफा आ जाते हैं। जब भी कोई सियासतदान बोलता है आप उनको सियासतदान के तौर पे ही लेते हैं ना। एक मजहबी उनके अकीदतमंद लोग बेशुमार लोग हैं, हर जगह पे बेपनाह जलसे होते हैं, लेकिन क्या आपको उनका वोट उस तरह नजर आता है? सिंध में, पंजाब में जलसे उनके बहुत बड़े होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि बीच का रास्ता बनाना चाहिए, हर एक को नाराज नहीं कर लेना चाहिए। उन्होंने बात कही है बिल्कुल ऐसे मौके पे जब शहादतें हमारे जवान पेश कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस है, फौज है, लाइन फोर्सेस एजेंसीज हैं, तो ये तो बिल्कुल उनका मतलब तर्ज तकल्लुम ठीक नहीं था, जज्बात की रूह में वो गलत चले गए। लेकिन जवाब में भी अब बहुत कुछ हो चुका है, अब बात होनी चाहिए, सियासत को सियासत के तौर पे लेना चाहिए। तो राजा साहब कोई आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि जो मामलात को ठीक करेगा? सॉरी, आपने क्या कहा? कोई आपको आगे आते हुए दिखाई दे रहा है? कोई स्टेप लेगा? किसका स्टेप आपको लगता है कि नहीं, ये देखें, जब उन्होंने गुस्से का इजहार किया तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है ना। तो शहबाज शरीफ साहब को स्टेप लेना चाहिए। वो क्या मतलब मोहसिन नकवी मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान आ गए होंगे, वो बोइंग की खबर तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद रिलीज की है ना। वो है तो पुरानी, जब वो अमेरिका में थे उसके बाद तो वो UK में आ भी गए। कोई बच्चे की फैमिली में ग्रेजुएशन भी थी, वो भी शायद हो गई किसी, मतलब दोनों उनके इलाज में थी या किसी में, फिर क्रिकेट बोर्ड की मीटिंगें भी हो गई, आ गए हैं। तो इन सबको बातें करनी चाहिए। जो लोग आगे पीछे 26वीं 27वीं तरमीम में उनके पास जाते रहे हैं, तो अब क्या मसला है बात करने में? आपने गुस्से का भी इजहार करना ना, जाके बात करेंगे जी आपने पब्लिकली ये बात गलत की है, इसको मतलब जाके बात करने से ही मसला हल होना है। जब आप दुनिया के लिए बातचीत के लिए जा रहे हैं तो सारी तरफा एक बयान आया ना, उसके ऊपर बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी। मैं भी यही कह रहा हूँ, उन्हें भी रुजू करना चाहिए जो शहीदों के वाले से बात की है। बाकी रियासत के साथ गुफ्तगू करना, गुस्से का इजहार करना, हुकूमत के साथ बात करना, ये सारे सियासतदानों का वतीरा है। और हर बंदा अपोजिशन में अपनी अपने तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है, तनकीद भी करता है। हाँ, हमला नहीं होना चाहिए, ये रास्ता बनाना चाहिए। ठीक हो गया। क्लासेस, आप क्या कहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान का मसला
अब वो भी फरमा दीजिएगा सर, इतना शदीद कौन सा मसला हो गया है जिसके ऊपर इतने शदीद नाराज हो गए? इलेक्शन तो होने नहीं वाले भी फौरी तौर पे, तो क्या उनको चाहिए सर? सर 2-3 चीज़ें मैं जो मुझे थोड़ा सा बाज़ दफ़ा आता है कि हमें लगता है कि हर वक्त हम जो हैं इस मुल्क की लीडरशिप को मतलब मिन्नत तरले में लगे रहते हैं, इनको खुश करने में लगे रहते हैं कि ये नाराज़ ना हो जाए, जरदारी साहब नाराज़ ना हो जाए तो सिंध को ये हो जाएगा, इमरान खान साहब नाराज़ हो गए तो खैबर पख्तूनख्वा को हो जाएगा, अचकज़ई साहब नाराज़ हो गए तो बलूचिस्तान को ये हो जाएगा, यहाँ पे मतलब आप मौलाना साहब नाराज़ हो गए तो मुल्क में ये हो जाएगा, बलूचिस्तान बना हुआ सिस्टम ऐसे बना हुआ है ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मतलब मुझे सम टाइम हैरानी होती है, सारा जब से मैं को थोड़ा सा होश संभाला है मैंने तो यही देखा है कि हम इन तमाम के हाथ वो पहले भी ऐसे था, हाथ वो रहते हैं। पहले एमक्यूएम के मनाने के लिए आते थे वो मरहूम अपना रहमान मलिक साहब, याद होगा सर। उससे पीछे मैं ये कह रहा हूँ एक कल्चर है हमारे यहाँ कि जो लीडरशिप आती है भी आपने इस मुल्क को जरा पैम्पर करना है, आपने इस मुल्क से जरा मोहब्बत रखनी है, हमें समझाना है जो हमारे जैसे लोग हैं, नाहल है, नलायक है, निकम्मे हैं, आपने हमें इस मुल्क के साथ जोड़ना है। हो क्या रहा है, सिविल सोसाइटी, पाकिस्तानी अवाम, मीडिया, दानिश्वर, हम इनके हाथ पांव मार के बैठे हो, सर जी मेहरबानी करो, तुझे नाराज नहीं होना, सर जी ये बयान ना दें, सर जी ऐसे ना कहें। आप जरा देखें ये वो लोग जो इस मुल्क को रूल करना है, जिन्होंने जिनके पर्स प्रिविलेजेस वो यहाँ तक चाहते हैं कि हमारा पासपोर्ट ही इस अवाम से डिफरेंट होना चाहिए। ये सब्ज वाले हैं, ये जरा ये शूदर टाइप लोग हैं, इनके साथ हमारा पासपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों का बिल्कुल या सुर्ख पासपोर्ट हो या ब्लू पासपोर्ट है। ये खशात ये हैं, जरा ध्यान में रखिएगा जी सर, ऐसे ताकि हमें वीजे लेने में, क्योंकि सब्ज पासपोर्ट की एक अपनी एक रेपुटेशन है माशाल्लाह, जो हम पाकिस्तानियों ने हशर नशर किया अफगानिस्तान को, ये हज़ारों हमने उनको अपने यहाँ पे जैली पे इन पे जो नादरा की मदद से मिलकर उनको पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड दिए हैं, और पूरी दुनिया में जो कुछ है वो अलहदा है। वो हमारे साथ अपना पासपोर्ट नहीं शेयर करना चाहते। आपके पॉलिटिकल एलीट सर, आपके अरकान असेंबली, सेनेटर्स, एमएनएज, एमपीज जो हमारे वोटों से इस कौम से लेके आगे जाते, वो कहते नहीं हमारा रंग डिफरेंट होना चाहिए, वी आर डिफरेंट, ये उनका है, और हम इनको राजी करने में लगे। अब ये देखें, मतलब मुझे नहीं समझ आती इस मुल्क ने क्या कसूर कर दिया है। मान लिया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है और मेरे जैसे लोग जो हैं, आप जैसे सारे, हम बात करते रहते हैं, हम उस पर एतराज़ करते रहते हैं, फिर आप उनके साथ जाके ये डील्स क्यों करते हैं? आप उनके ज़रिए क्यों पावर में आते हैं? आप क्यों अपने शोल्डर्स उनको ऑफर करते हैं, जी मैं डिलीवर करके दूंगा, सर मेरे पे वो लगा है डर्बी रेस का, मैं घोड़ा हूँ, मेरे पे बेट लगे हैं, सर मैं डर्बी जीत के दूंगा। ये हर एक ने किया हुआ है सर। क्या मौलाना साहब ने ये काम नहीं किया हुआ, जाके डर्बी वो रेस के लिए वो अपने आप को उम्मीदवार नहीं किया? इन शहबाज शरीफ साहब और चौधरी सर अली खान साहब की दर्जनों खुफिया मुलाकातें होती थी इनसे, ये हो गए जनरल क्यानी से होती थी, बेनजीर भुट्टो साहबा जो हैं वो वहाँ पे जनरल मुशर्रफ से दुबई में मिल रही होती थी, जरदारी साहब मिल रहे होते थे, इमरान खान साहब की आप देख रहे हैं, जनरल शुजा पाशा साहब देख रहे हैं, जनरल फैज, लंबी लिस्ट है। तो ये सारे के सारे अब जाते भी वहीं पे हैं, उधर से ही सक्सेस स्टोरी थे ना आपको निर्वाण भी, ये सब की सक्सेस स्टोरी है सर, ये सब ही। ये नवाज शरीफ साहब 2013 में आपका क्या ख्याल है अगर जनरल क्यानी साहब से या खुफिया मुलाकातें ना हो रही होती इनकी, शहबाज शरीफ साहब की, चौधरी सर अली खान साहब की, तो क्या होना था? ये सब लेकर आते हैं, यही पैकेज वही है, रास्ता वही है। वो जो मरियम साहबा ने क्या कहा था, याद है मशहूर जमाना, उन्हें हमें पता है जी रास्ता कैसे जाता है, ये इन सबको पता। मेरा सवाल और है, इस मुल्क के साथ आप ये देखें, इमरान खान साहब 40,000 तालिबान लेकर आते हैं, अंदाजा करें जरा, जो इस फौज से लड़ भिड़ के हमारे शहीद करके सवात में, मंगोरा में, वो यहाँ से इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, राह निजात का ऑपरेशन हुआ, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हुए, जवानों ने कुर्बानियां दी। पहली दफा मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, आपके कर्नल लेवल के सिपाही तो बेचारे हर वक्त जाने दे रहे होते हैं, उनकी जाने सवात ऑपरेशन में गई थी, वो कहते नहीं, वो 35-40,000 वापस लाए, और उस वक्त की फौजी एस्टेब्लिशमेंट साथ मिली हुई थी। जरा अंदाजा करें यार इस मुल्क के साथ क्या हो रहा था। अच्छा वो अलहदा कहते, अचकज़ई साहब ने भी कहा है पिछले 1-2 महीने पहले, उन्होंने बलोचिस्तान में गन्ने शाने निकाले, हम अपनी फौज बनाएंगे। ये मुल्क के अपोजिशन लीडर हैं, जरा जहन में देखें ये मुल्क को कैसे आप मोहब्बत करते हैं इस मुल्क के साथ। उसी मुल्क से तनख्वाहें भी ले रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्क्स, प्रिविलेज, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, जहाज, दुनिया भर के इनके दौरे फ्री हैं, अलाउंसेस फ्री हैं, मेडिकल फ्री है, फिर मैं कहूँगा ब्लू पासपोर्ट फैमिली के लिए ताहयात फ्री हैं। वो कहते हैं नहीं, वहां बलूचिस्तान में अलहदा हमने अपनी फौज में, वो इसको आपकी ड्यूरल लैंड को मानते नहीं है। जो मुल्क का पोजीशन लीडर है, वो जो हलफ लेता है पार्लियामेंट का, जो सरहदें हैं आपकी, उन सरहदों को नहीं मानता, वो आपका पोजीशन लीडर है यहाँ पे, और हर वक्त उसको गिला है, शिकवा है। भाई आप हमें हेल्प करें ना, इसलिए आप अपोजिशन नहीं, वो हर वक्त उनके गुफ्तगू सुनने में शहबाज भाई कह के आराम से वो आपको लम्बा डाल लेते हैं, और शहबाज भाई भी आते हैं बड़े अच्छे बन के, क्योंकि मुझे शहबाज भाई कहा हुआ है। अभी मौलाना साहब पे आ जाए सर, उन्होंने अलहदा से उन्होंने वो कर दिया, अभी आप इस मुल्क का पोजीशन लीडर रहे हैं, आप मुल्क की सदारत के उम्मीदवार हैं, वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, सूबों में आपकी हुकूमतें नहीं, अभी आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। मतलब आप लोग जो हैं, एक कहते हैं मैं अपनी फौज बनाऊंगा, दूसरा कहते हैं जनाब ये इस फौज के जो सिपाही हैं हम उनको शहीद जो हैं कोई एहसान कर रहे हैं, तीसरे साहब जो है वो वहां से जाके वो तालिबान ले आते हैं। तो इस मुल्क को किसने डिफेंड करना है? मतलब हु विल डिफेंड इट? आप तालिबान चाहते हैं इस मुल्क में,
अपने अपने मलेशिया चाहते हैं कि हर एक सूबे की अपनी अपनी मलेशिया बन जाए, दैट्स योर मतलब है इंच। और हम हर वक्त राना साहब, मैं, आप, पाकिस्तानी मीडिया सारे इन्हीं के पाँव पकड़े हो, भाई इनको मनाएं जनाब, अचल जई साहब को मनाएं, चाहे जनाब इमरान खान साहब को मनाएं, चाहे नवाज शरीफ साहब को मनाएं, चाहे जरदारी साहब को मनाएं, चाहे हम मौलाना साहब को मनाएं, हम इनके पैर पड़े हुए हैं सर जी, अंदाजा करें। और भाई आप लोगों ने हमें थोड़ा सा वो करना था, जो हमारे जैसे लोग थे क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा सा वो समझते हैं कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आप हमें आर्गू करने के बजाय, हमें कन्विंस करने के बजाय आप उल्टा हमारे आपने रिवर्स कर दिया है। पूरे का पूरा नोट कर लें, पूरा मुल्क इस वक्त उनके मौलाना फजल रहमान साहब के, आपका डिफेंस मिनिस्टर उनके घर जा रहे हैं सर, मौलाना साहब मेहरबानी करें जरा ये देखना आपने बड़ी, भाई उस माँ का तो सोचें जिस माँ अपना बच्चा जो है गन दे के, जिसको इस पॉलिटिक्स से चीज़ों को कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिपाही तो आपसे कभी नहीं मिला आके, ना आप उस सिपाही से मिलना पसंद करेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप किससे मिलते हैं? आप भी जाते हैं वहाँ पे जनरल ये हो गए बाजवा साहब के घर जाते हैं खाना खाने के लिए, मौलाना गफूर हैदरी साहब, आप क्यों गए थे? अब उनके घर कहने से कौन सा ऐसा लीडर है जो नहीं जाता? सिपाही तो नहीं आते आपके पास, ना आप उनसे मिलते हैं। मतलब व्हीलिंग डीलिंग इस मुल्क को देखो, ये हर वक्त, अच्छा फौज हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी जरा रिव्यू करने की जरूरत है बहुत सारी पॉलिसीज, क्योंकि अगर ये इंप्रेशन आप देंगे कि वी आर द किंग मेकर्स, हम बनाएंगे, हम गिराएंगे, हम लाएंगे, हम आपको निकालेंगे, तो इस तरह नुकसान जो है ओवरऑल फिर वो इदारे को भी होता है, आपका सिपाही को भी होता है, फिर इन लोगों को मौके भी मिलते हैं। ये मुश्किल मुल्क है, यहाँ पे डिफरेंट कौमें रहती हैं, डिफरेंट यहाँ पे मतलब एथनिक, लिंगुअल या रेशियल, रीजनल ये फॉल्ट लाइंस हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, मेरे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब और रऊफ क्लासा साहब। राना साहब मेरे पास आखिरी 2-4 मिनट रह गए हैं, बस जल्दी जल्दी कुछ सवाल आपसे कर लूंगा। सर ये फरमाएं, कोई काबीना में तब्दीली की खबर सच्ची है या ये ऐसे ही क्या सर आई है? मुझे तो समझ नहीं आ रही, वो शर्तिया नए प्रिंट के साथ फिल्मों के आते होते थे इश्तिहार, जब हम फिल्में देखा करते थे, कोई बात मैंने एक कॉलम इसी पे लिखे, राना साहब आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा कॉलम जो है इसी पे था कल परसों। बिल्कुल, बहुत अच्छे नए चेहरे, ये सारी बातें। मुझे ये बताएं कि आपने मुल्क चलाना है ना, तो आपको सीजन लोग तो चाहिए। अच्छा, काबीना की तब्दीली कौन कराना चाह रहा है? मतलब जो खबरें आ रहे थे, जिन्होंने जुमे का दिन पक्का रखा हुआ था, उन सब ने कल रात जब समझ आ गई कि नहीं अभी तब्दीली हो रही, तो सब ने कहा चंद दिन और मिल गए। मैं किसी का भी नाम लूंगा, कोई दोस्त हैं, कोई ताल्लुक वाले हैं, कोई नहीं जानने वाले, लेकिन हम तो जिनसे पूछते हैं वो कहते हैं जी इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं है। रात 1:12 पे सलमान मकसूद साहब है, मैंने उनका ट्वीट देखा, मैंने एक बंदे को सोए हुए को उठाया, मैं कहा यार कुछ है? मैं बंदा बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है जिसने लिखा, उन्होंने कहा जी फिलहाल तो कुछ नहीं है। मैंने उसका जवाब वहीं लिखा, मैं भी सो गया। अच्छा आप बताएं क्या करें हम? मतलब जाहिर है, ये मैं बार बार कहता हूं कि नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, रूटीन में ये काबीना अपने टेन्योर के दरमियान में इस तरह रीशफल नहीं करते, एक आधा बढ़ा लिया, कम कर लिया और काम चलता रहता है और खबरें छपती रहती हैं। मैं आपको ये बात 1992 फरवरी से लेके अब तक की कह रहा हूं। अच्छा जी, अब बीच में क्या है, इमरान खान नए आए थे, उन्होंने जब काबीना बदली उस दिन मैंने दी, जिस दिन फवाद चौधरी लोगों को लीक कर रहे थे कि फलां भी जा रहा है, मैंने कहा कि फिरदौस आशिक कवानीन की जगह आ गई हैं और फलां फलां हो रहा है। वो खबर हमने ब्रेक की अपने चैनल पे, तो उनको भी नहीं पता था। अब हमारा काम है रिपोर्टर का खबर पूछना कि जी जिधर जिधर हमारे वसाइल हैं, जराए हैं, हम उनको कॉल करेंगे। मिन्नत तरलाई होता है ना, मैसेज होता है कि यार मेहरबानी करो बता दो, कुछ पता चल जाए। तो हमें तो जवाब रात भी यह है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, जब मर्जी बदल लें, लेकिन ये काबीना भी इसी सिस्टम का हिस्सा है जिसे हाइब्रिड कहते हैं। यही कंपनी अब औरंगजेब साहब, मोहसिन नकवी साहब, बिलाल साकिब साहब, मतलब मैं आपको नाम गिनवा दूं, ये किन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कंपनी की नुमाइंदगी करते हैं, कोई तीसरा नवाज शरीफ साहब की करता है। अच्छा, ये 3-4 जगहों से छलनी हो के आप किसको निकालेंगे, किसको रखेंगे, वो हो सकता है फाइलें शाइलें झाड़ी जाती हैं, बताया जाता है, किसी को डराया जाता है, बदल भी दें 2-4 लोगों को। कल दो हमारे बड़े, दो मैं नाम लेता हूं, आपने ट्वीट्स देखे होंगे, मारियाना बाबर और नुसरत जावेद साहब की लगी हुई थी कि नहीं, उन्होंने कहा यार वो तो अभी बाहर है, इशारों में ही कर रहे थे उसकी बात, इसाक डार की। उसने कहा नहीं, जुनेजो को भी तो बाहर से फारिग कर दिया था। मारियाना बाबर ने उनका जवाब दिया। मतलब 8-8 चल रही है कि चलो जिस दिन बदलेंगे किसी दिन तो सच हो जाएगी ना, कि हम तो सब कह रहे थे। तो फिलहाल मेरे पास तो कोई खबर नहीं। क्लासा साहब आप क्या खबर? मैं जरा जल्दी से
वैसे तो राना साहब के पास इस तरह की खबरें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ना वर्ल्ड वार सेकंड का एक लतीफ़ा याद आ गया कि बड़े दिन हो गए तो फौजी बेचारे एक ही वर्दी एक ही बूट के साथ वो लड़ रहे थे, कोई वर्दी उनकी चेंज ही नहीं हो रही थी। तो एक दिन उनका कमांडर ने कहा जी कल आपको नई वर्दियाँ और नए बूट मिल जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे मिलने वाले। अगले दिन जनाब वो सारे वहाँ पे असम्बल हुए, जो भी उनकी पीटी चीटी ट्रेड होनी थी वहाँ के जनाब, उन्होंने कहा जनाब ये फैसला हुआ कि आप अपने अपने बूट जो हैं और अपनी अपनी वर्दी एक दूसरे के साथ बदल लें। यही तब्दीली है। तो सर जी वजीरों का भी मैं अभी से लिख रहा, ये वजारतें तब्दील होती होती, वजीर नहीं तब्दील होते। जैसे अभी उन्होंने बताया कि जनाब उठ के फवाद चौधरी साहब को जनाब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेज दें, 3 वजीर वहां पे भेज दें, शिबली फराज साहब आ गए। यही आप देख लिख के रख लें, ये किसी को घर नहीं भेजना इन्होंने। ये ये टेक्नोलॉजी को वजारत ज़राअत में भेज देंगे, ज़राअत वाले को फाइनेंस में भेज देंगे, फाइनेंस वाले को प्लानिंग में भेज देंगे, और लोगों को लगेगा ये नए नए कपड़े पहनेंगे हैं, नए नए जूते चेंज हो गए, नए वजीर आ गए। सर यही ही होगा। और दूसरी लास्टली बात सर, इस्लामाबाद आपको 24 किलोमीटर का शहर है, भाई आपको 60 वजीर यहाँ क्यों चाहिए यार? सारी पावर तो आपने सूबों को दी हुई है, 10 वजारतें चाहिए। आपने सारा ये क्राउड इकट्ठा किया हुआ है जिसकी ना यूटिलिटी, आप 600 बंदा लगा दें सर, मुल्क नहीं बदल सकता, क्योंकि इन लोगों की जरूरत इस्लामाबाद में कुछ करने को है नहीं, सारा काम सूबों में है। आपने तब्दीलियां जो करनी, अच्छे लोग लगाने सूबों में लगाने। यहाँ पे इस्लामाबाद में 10 लोगों के अलावा किसी का काम नहीं है। आप दोनों भाई एक ही पेज पे आ गए, इसी एक पेज की खुशी के साथ जो है वो आज का प्रोग्राम नाज़रीन इख्तिताम की तरफ जाता है। याद दीजिएगा। अल्लाह।